तो आज हम शुरू कर रहे हैं रोल्स लॉ। ठीक है, रोल्स लॉ के अंदर क्या है ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो रोल्स है, रोल्स ने जो नियम दिया है वो किसके बेस पे दिया। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर हमने एक लॉ को पहले डिफाइन कर लिया था जो कि हेनरी का नियम था। ठीक है, हेनरीज लॉ। उस हेनरीज लॉ के अंदर हमने बात की थी गैस इन लिक्विड। सिमिलरली रोल्स के बारे में हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट दोनों है, इनके पास एक खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब क्या है कि जो कंप्लीटली वेपराइज हो जाए। वोलेटाइल अगर कोई भी कंपोनेंट है कि जिसके पास में टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू कंप्लीटली वेपराइज। हैप्पी बर्थडे बेटा। ठीक है, जिसके पास टेंडेंसी होती है टू कंप्लीटली वेपराइज। अब इसी के बारे में क्या है कि रोल्स ने नियम दिया, अपने रोल्स ने अपना लॉ दिया। तो बहुत आसान सा लॉ है, क्या कहते हैं कि जो भी वेपर प्रेशर किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट से बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सॉल्यूट ए है और कोई सॉल्वेंट बी है तो वेपर प्रेशर जो ए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्लियर? अब यहां से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम साइन हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद क्या कह देंगे, दैट इज पी नोड ऑफ ए एंड एक्स ए। ये जो पी नोड ऑफ ए है ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, एक कांस्टेंट जिसका मतलब कि जो ए की वैल्यू है, मतलब जो सॉल्यूट आपने यहां पे लिया है उसकी प्योर कांस्टेंट की वैल्यू। ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में क्या है कि मैंने मान लिया कि सॉल्यूट हमारे पास कोई एक्स नाम का कंपाउंड है। ठीक है, अब इस एक्स को जब मैं मतलब वेपराइज करने की कोशिश करूंगा तो वेपराइज करने के दौरान ये जो केक कंटेनर के अंदर रखा हुआ एक्स ही केवल जो वेपराइज होकर प्रेशर बनाएगा, तो कितना प्योर वैल्यू आई उसकी। मतलब या ऐसे भी समझ सकते हो, दूसरे तरीके से समझ लो कि आपने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर के अंदर एक्स नाम का कोई कंपाउंड रखा, उसे गर्म किया और गर्म करने के बाद जो वेपराइज होके उसने वेपर प्रेशर बनाया, उस वेपर प्रेशर की वैल्यू आपने कांस्टेंट वेपर प्रेशर की वैल्यू फाइंड कर ली। तो वो जो कांस्टेंट वेपर प्रेशर की वैल्यू है वो ये क्या है, सेम रहने वाली है, ये कभी चेंज नहीं होगी। अगर आपने ए की वैल्यू कभी भी ली तो किसी भी प्रेशर पे या किसी भी टेम्परेचर पे जो पी ए की वैल्यू रहेगी वो फिक्स रहेगी, पी नोड ए की वैल्यू। क्लियर? अब यहां से अगर ये ए सोल्यूट है आपका तो सोल्यूट के लिए ये वाली बात कह दोगे आप, सोलवेंट के लिए भी आप सेम यही कहोगे कि पी बी या वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और जब इसको हटाओगे यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को, तो इक्वल टू पी नोड बी एंड एक्स बी। ये कहानी किसके लिए हो जाएगी, दैट इज सोलवेंट। अब ये जो पी नोड ए और पी नोड बी है इनका नाम क्या रखा है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। जो कंपोनेंट प्योर है, प्योर कंपोनेंट। क्लियर? समझ आ गई बात? तो रोल्स की कहानी क्या है, रोल्स की कहानी है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टी है वो वोलेटाइल होनी चाहिए। और वोलेटाइल होने के दौरान, वोलेटाइल का मतलब होता है कि जो चीज पूरी तरीके से वेपराइज हो जाए। मतलब अगर आपने किसी बर्तन में कोई चीज ली और उसे उबाल दिया तो उबालने के बाद जो वेपर्स में कन्वर्ट होगा वो पूरी तरीके से हो जाए, मतलब कोई भी वैल्यू जो है नीचे छूटे ना उसकी। जैसे तुमने देखा होगा, दूध लिया, दूध को गर्म किया और दूध को गर्म करने के लिए आप भूल गए भाई गैस पे रख के, तो जलने के बाद बर्तन में रह जाता ना काला काला सा वो पार्ट, वो नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ पानी ले लो, तो पानी को अगर आप गर्म करोगे तो पानी वेपराइज होगा, कुछ नहीं रहेगा बर्तन में। ठीक है, इस चीज के लिए हम कह रहे हैं कि जो कंप्लीटली वेपराइज हो जाए।
तो रोल्स ने जो अपना लो दिया था वो वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए दिया था। तो वोलेटाइल सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों होंगे तो उस टाइम पे आपका जो वेपर प्रेशर वो बनाएंगे दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके, उस वेपर प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। समझ गए? तो इसके लिए अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर की बात करूं तो टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, इक्वल टू जो वेपर प्रेशर आपका सोल्यूट का है यानी कि ए का, और जो वेपर प्रेशर आपका बी सॉल्वेंट का है। क्लियर? तो वेपर प्रेशर ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी जो भी हमने फाइंड की, दैट इज पी नोड ए और एक्स ए। क्लियर? तो ये हो जाएगा पी नोड ए और एक्स ए, और पी नोड बी की वैल्यू हो जाएगी, वीपी की वैल्यू हो जाएगी पी नोड बी और एक्स बी। यहां तक ठीक है? अब टोटल के लिए क्या करोगे, टोटल के लिए इन दोनों को हमें जोड़ना है। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंसेप्ट है वो पूरा सॉल्यूशन का, वो एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1, और 1 होगी तो यहाँ पे से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। जैसे एक्स ए की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं तो 1 माइनस एक्स बी, ये वैल्यू को आप क्या करो इसमें पुट कर दो, तो पी नोड ए और एक्स ए की वैल्यू क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोड बी, एक्स बी की वैल्यू एक्स बी ही रहनी है जैसी थी। क्लियर? इसे सोल्व कर लो। सोल्व करने के लिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज पी नोड ए माइनस नोड ए और एक्स बी प्लस पी नोड बी एंड एक्स बी। क्लियर? तो यहां से एक्स बी वाले जो कंपोनेंट है वो एक साथ ले लीजिए, तो पी नोड ए को आपने ऐसे ही लिया और यहां से आपने एक्स बी को कांस्टेंट को एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को ले लिया कॉमन। ब्रैकेट में हम पहले प्लस वाला ले रहे हैं तो ये आ जाएगा पी नोड बी माइनस पी नोड ए। तो पेपर में क्वेश्चन आया कि आपके पास में अगर टोटल वेपर प्रेशर निकालना है किन्हीं भी वोलेटाइल कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो रोल्स ने ये नियम थी। ठीक है? अब रोल्स के लॉ को अगर आप स्टेटमेंट में समझाओ तो क्या कहोगे, बताओ, कोई बता दो भाई। ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई? हाँ, तो कोई भी बता दो कि इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या समझाओगे इसे। हाँ, मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपाउंड। समझ आई बात? चाहे वो सोल्यूट हो या सोल्वेंट हो, तो ये इसकी स्टेटमेंट है। क्लियर? इसके बेस पे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं। ग्राफिकली कैसे होगा, देखो, मान लीजिए कि हमने सोल्यूट के अकॉर्डिंग हम ये ग्राफ बना रहे हैं, तो ये वाई एक्सिस पे हम वेपर प्रेशर ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हमने मोल फ्रैक्शन ले लिया। तो मोल फ्रैक्शन अगर ए की बात है तो वेपर प्रेशर ए है, तो क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम कर रहे हैं। मतलब जितना आपके पास में वोलेटाइल कंपाउंड होगा या जितना वेपर प्रेशर बनेगा वो मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग बनेगा, तो सीधा ग्राफ बनेगा। ठीक है? सिमिलरली सोल्यूट की जो अमाउंट है वो कम है तो उसके ग्राफ की वैल्यू बहुत ऊंची नहीं जाएगी, कम जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम सोल्वेंट की बात सेम केस के लिए करें तो सोल्वेंट के लिए हो गया एक्स बी, यहाँ पे एक्स ए था, एक्स बी हो गया, और ये वेपर प्रेशर। तो सेम इसकी अमाउंट थोड़ा ज्यादा है तो इसलिए हमने इसके ग्राफ को बड़ा कर। अब दोनों की बात को क्या किया, दोनों ग्राफ को आपस में जोड़ रहे हैं, तो ये वाली एक्सिस दोनों की ले ली और बीच में कॉमन मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन यहां पे हमने x कॉमन कर लिया। x को लेफ्ट साइड में हमने एक्स ए मान लिया क्योंकि सॉल्यूट की बात है, और राइट साइड में एक्स बी। ये y एक्सिस और x एक्सिस जो दोनों, मतलब y एक्सिस दोनों के लिए वो वेपर प्रेशर कॉमन है। तो एक्स ए की वैल्यू ज्यादा, मतलब इंक्रीज तो होगी लेकिन ज्यादा लंबी नहीं जाएगी। रीजन क्या है, ज्यादा ऊंची नहीं जाएगी क्योंकि अमाउंट उसकी कम होती है। इसी तरीके से एक्स बी की वैल्यू थोड़ा ऊंची जाएगी क्योंकि उसके क्या होगा, ज्यादा अमाउंट होती है तो ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। कहां तक करेगा, पी नोड बी तक, मतलब जितना उसका प्योर तक ना आ जाए तब तक करता रहेगा। ऐसे ही एक्स बी कहां तक करेगा, जब तक इसका प्योर ना आ जाए, पी नोड ए। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, पी नोड ए का, ये जो पॉइंट है ये है पी नोड बी का। और आपने यहां इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की वैल्यू को अगर आप जोड़ दिया तो यही है आपका पी टोटल। और पी टोटल की वैल्यू क्या है, दैट इज पी नोड ए एक्स ए और प्लस पी नोड बी एक्स बी।
या फिर डायरेक्टली आप ये वाली लाइन लिख सकते हो। तो पी टोटल जो है आपका वो ये, या ये वाली वैल्यू। समझ आ गई बात? लिख लो इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा इसके बाद में आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हाँ जी, तो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो ओबे करेंगे रोल्स लॉ। भाई जो आपका रोल्स लॉ भी हमने डिस्कस किया है, इसको क्या करेंगे? ओबे करेंगे। मतलब कि वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए जो भी आपका वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मोल फ्रैक्शन। पहली स्टेटमेंट ये। दूसरी तरफ आइडियल सॉल्यूशन ये भी सॉल्यूशन है कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई वॉल्यूम आपने बनाया और इस वॉल्यूम के अंदर आपके पास में कोई सोल्यूट था, ठीक है, और उसके साथ साथ आपके पास में कोई सोलवेंट था। तो जब आपने इस वॉल्यूम में कुछ मिक्सिंग की, मान लीजिए आपके पास पहले सोलवेंट था और आपने उसके अंदर क्या डाला? सोल्यूट डाल दिया। तो वॉल्यूम जब आपने इसमें मिक्स किया तो वॉल्यूम मिक्स करने पर चेंज 0 आना चाहिए। समझ रहे हो? मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग मस्ट बी 0। और इसके साथ साथ जो चेंज इन एनर्जी है या एंथैल्पी है वो भी क्या होनी चाहिए? 0। अगर दोनों चीजें 0 हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो रोल्स लॉ को ओबे कर रहा है और वो आइडियल सॉल्यूशन। तो दूसरी स्टेटमेंट आप क्या बनाओगे? ओबे रोल्स लॉ के अंदर की पहली लाइन ये हो जाएगी, दूसरा डेल्टा H मस्ट बी 0 एंड डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग मस्ट बी 0। जब आप ये तीनों चीजें लिखोगे तब जाके आपको एक नंबर मिलेगा। ये तीन चीज का एक नंबर, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आइडियल सॉल्यूशन के अलावा नॉन आइडियल सॉल्यूशन करें, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर क्या होगा? हाँ, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है कि जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता। डू नॉट ओबे रोल्स लॉ। वो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जब आपने सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर मिलाया था तो मिक्सिंग करने में हो सकता है वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ गई हो, या मिक्सिंग करने पे हो सकता है कि वॉल्यूम की वैल्यू घट गई। दोनों केस हो सकते हैं। ऐसे ही एंथैल्पी में चेंज भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 नहीं हो। तो देखो इसी के बेस पे क्या है कि अगर आपका वॉल्यूम के अंदर मिक्सिंग पॉजिटिव हुआ, ठीक है, और आपका एंथैल्पी के अंदर भी वैल्यू पॉजिटिव हुई, तो इन दोनों केस की वजह से आप एक नया टर्म बोलोगे दैट इज नोन एज पॉजिटिव डेविएशन। क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली अगर आपका वॉल्यूम मिक्स करने पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है और एंथैल्पी को चेंज करने के लिए इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आती है, तो एंथैल्पी को डायरेक्टली नेगेटिव। तो ऐसे केस के लिए क्या कहेंगे? दैट इज कि ये हो गया आपका नेगेटिव डेविएशन। वो सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। पेपर में पूछ लेते हैं कि नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, तो आप ये कहोगे दोनों के लिए कॉमन पॉइंट तो यही रहेगा कि ये रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता, और ओबे करने के साथ साथ क्या कहोगे कि वॉल्यूम मिक्सिंग, ठीक है, और एंथैल्पी का चेंज पॉजिटिव में पॉजिटिव होता है और नेगेटिव में नेगेटिव होता है। इनके बेस पे ग्राफ भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये होता है, ये समझो, मान लीजिए कि आपके पास में एक कंटेनर है जिसके अंदर ए नाम के कंपोनेंट भरे हुए हैं, ये है आपका सोल्यूट, ठीक है। सिमिलरली दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर बी नाम के कंपोनेंट भरे हुए हैं, इसका नाम है आपका सोलवेंट। क्लियर? ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले है और जो बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले है, अगर इन दोनों को मिलाने पर जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया वीक, हाँ जी, तो अगर ए को मिलाने पर और बी को मिलाने पर क्या हुआ, जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपका हो गया वीक,
मतलब कि जो पहले अट्रैक्शन था और जो बाद का अट्रैक्शन था, मतलब आपने ए इसमें से लिया, एक इसमें से लिया, दोनों कंटेनर को जब आपस में मिलाया तो यहाँ पे कंपोनेंट आपका क्या बन गया, ए बी। तो अगर ए बी के बीच का